अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक सॉल्यूट ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे। तो पहले हम लोग सॉल्यूट ट्रांसलोकेशन के बारे में, पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन, उसका फ्लोएम स्ट्रक्चर, क्योंकि मेजर जो फंक्शन है कौन करता है परफॉर्म सॉल्यूट ट्रांसलोकेशन के लिए, फ्लोएम करता है, तो फ्लोएम के स्ट्रक्चर को भी जानना होगा। और डिफरेंट वे में कैसे पैसिव एक्टिव ट्रांसलोकेशन के बारे में बात की गई, वो भी मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। तो पहले तो हम लोग को ये समझना है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। देखिए क्या होता है कि सपोज कि ये मीजोफिल सेल्स हैं, यहाँ पे ये क्या देख रहे हैं, मीजोफिल सेल्स हैं, और इन मीजोफिल सेल्स में ये जो साइटोसॉल यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक, यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट देख रहे हैं। तो आपको पता है कि मीजोफिल सेल्स में लाइट मिली, CO2 मिली, फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस होने के बाद फिर क्या हुआ कि ट्राइओस फॉस्फेट बनता है, ठीक है, हम लोग फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। फिर बनने के बाद या तो वो हेक्सोस फॉस्फेट पूल में चला जाए और स्टार्च बना ले, एक ये तरीका होता है क्लोरोप्लास्ट के मतलब अंदर ही। दूसरा क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास एक ट्रांसलोकेटर होता है, उस ट्रांसलोकेटर का नाम होता है ट्राइओस फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर। तो अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही स्टार्च की जरूरत है तब तो यहाँ पे स्टार्च के फॉर्म में चेंज हो गया, लेकिन अगर बाहर जरूरत है तो फिर वो कैसे जाएगा, तो हेक्सोस के लिए कोई ट्रांसलोकेटर नहीं होता है, ट्राइओस फॉस्फेट के लिए ट्रांसलोकेटर पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट के पास ट्राइओस फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर होता है, उस ट्रांसलोकेटर के थ्रू ट्राइओस फॉस्फेट क्या होते हैं, बाहर आते हैं, यहाँ पे आए, और इसके बाद फिर ये हेक्सोस पूल में जाके एंट्री लेके हेक्सोस शुगर बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं, और फिर ये फर्दर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से सॉल्यूट का ट्रांसलोकेशन होता है। अब ये सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट वही फोटो एसिमिलेट जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम में ट्राइओस फॉस्फेट शुगर्स मॉलिक्यूल बनते हैं, उन्हीं को क्या करना होता है, ट्रांसलोकेट करना होता है डिफरेंट पार्ट में। फोटोसिंथेसिस तो लीफ में हुई, लीफ में होने के बाद फ्रूट्स को या प्लांट के अदर पार्ट्स को वो सॉल्यूट चाहिए जिससे कि वो अपना फंक्शन कर पाए, फ्रूट डेवलपमेंट हो पाए। तो वो जो फोटो एसेम्बलेट हैं उनको, उनमें कार्बन मॉलिक्यूल के ही बने होते हैं, तो उनका एक एलोकेशन होता है, उनको डिवाइड किया जाता है कि उनको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो ये सब, और वो जाने का प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसलोकेशन, तो उसी को कहा जाता है सॉल्यूट ट्रांसलोकेशन। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है कि सपोज द एनर्जी वॉज कंजर्व इन फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी, लाइट रिएक्शन, मतलब कि जो हमें सन से एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को किसमें कंजर्व किया जाता है, फोटो एसिमुलेट के फॉर्म में, कार्बन कंपाउंड के फॉर्म में उसको चेंज कर लिया जाता है। तो उसको कहा जाता है फोटो एसिमुलेट, क्योंकि लाइट से जो एनर्जी मिल रही थी उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके कार्बन कंपाउंड के फॉर्म बनाए गए। द कन्वर्जन ऑफ फोटो एसिमुलेट टू आइदर सुक्रोज और स्टार्च इज कॉल्ड कार्बन एलोकेशन। अब जरूरी नहीं है कि जब मतलब ट्राइओस फॉस्फेट बना, ठीक है, शुगर बन गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया, अब उस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को सुक्रोज बनाना है या स्टार्च बनाना है, ये डिपेंड करेगा। अगर भाई स्टोरेज फॉर्म में रखना है तो वो स्टार्च बना लेगा, अगर तुरंत सपोज कि उसका मतलब कि अभी रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट का चल रहा है, उसमें फ्लावरिंग हो रही है, उसमें फ्रूट डेवलपमेंट हो रहा है, तो उससे तुरंत एनर्जी चाहिए, तो उस केस में वो सुक्रोज में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बन एलोकेशन, ठीक है। कार्बन एलोकेशन क्या होता है, जो फोटो एसिमुलेट बने हैं उनको कहाँ जाना है, एलोकेशन मतलब बंटवारा, उनका कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा करना कि भाई सुक्रोज बनाना है, स्टार्च बनाना, तो प्लांट की जैसी रिक्वायरमेंट होगी। अगर प्लांट अभी बहुत डेवलपिंग फेज में है तो उसको सुक्रोज चाहिए, अगर प्लांट अभी सब डेवलपमेंट उसका हो चुका है, ग्रोथ हो चुका है, अभी बस स्टोरेज फॉर्म में है तो स्टार्च होगा। तो इसको कहा जाता है कार्बन एलोकेशन। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फोटो एसिमुलेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, क्योंकि फोटो एसिमुलेट्स कहाँ बनते हैं, लीफ में बनते हैं, और इन लीफ में बने हुए फोटो एसिमुलेट को लॉन्ग डिस्टेंस मैकेनिज्म के थ्रू अदर पार्ट में पहुंचाया जाता है, उसको कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, दूसरी जगह पे पहुंचाने को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। अकर इन वेस्कुलर टिश्यू फ्लोएम, आपको पता है कि 2 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं प्लांट में वेस्कुलर, एक होता है जाइलम, जाइलम का काम है पानी को
ले जाना। और फ्लोएम का काम है, जो दूसरा वेस्कुलर टिश्यू है वो फ्लोएम, जिसका काम है शुगर्स को, फाइटोहॉर्मोन्स को, या कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, उन सबको पहुंचाना प्लांट में। तो ये काम, ट्रांसलोकेशन का काम कौन करवाता है? फ्लोएम कराता है। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन इज हाईली सिग्निफिकेंट प्रोसेस दैट फंक्शन टू इंश्योर एन एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोटोसिंथेटिक एनर्जी कार्बन बिटवीन ऑर्गन थ्रू आउट द ऑर्गेनिज्म। दिस इज कॉल्ड द कार्बन पार्टीशनिंग। अब क्या होता है कि फ्लोएम ट्रांसलोकेशन एक सिग्निफिकेंट प्रोसेस है, ये तो हम लोग समझ गए क्योंकि वो डिफरेंट पार्ट में पहुंचा रहा है। फंक्शन टू इंश्योर एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोटोसिंथेटिक एनर्जी कार्बन बिटवीन ऑर्गन थ्रू आउट द ऑर्गेनिज्म। अब कोई प्लांट है, प्लांट में उस कार्बन को किस जगह पे पहुंचाना है, इसको कहा जाता है कार्बन पार्टीशनिंग। ठीक है, इसको कहा जाता है कार्बन पार्टीशनिंग। द फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, समझ रहे हैं बात को? कार्बन एलोकेशन का मतलब कि कार्बन को सुक्रोज के फॉर्म में रहना है, स्टार्च के फॉर्म में रहना। कार्बन पार्टीशनिंग का मतलब कि जो भी प्लांट है उसमें डिफरेंट कार्बन को किस ऑर्गन के बीच में पहुंचाना है। अगर फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो वहां पे पहुंचाना जरूरी है ना, वहां पे पहुंचाना जरूरी है रादर देन रूट में, है ना। तो इसको कहा जाता है कार्बन पार्टीशनिंग। The phloem translocation play a significant role in determining productivity। अब फ्लोएम ट्रांसलोकेशन इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इस पर ये एक रिसर्च का बहुत अच्छा एरिया हो सकता है, क्योंकि जितना अगर कोई जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में है तो अगर ये स्टडी की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोएम जो उसके पास जो सुक्रोज है या जो भी शुगर्स है, कार्बन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ्रूट्स को दे तो फ्रूट्स का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। तो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन जितना अच्छा होगा वो क्या डिटरमाइन करेगा? प्लांट की प्रोडक्टिविटी करेगा, क्रॉप यील्ड करेगा, इफेक्टिवनेस ऑफ अप्लाइड हेर्बिसाइड एंड अदर जीनोबायोटिक केमिकल्स। तो इसका इफेक्ट देखा कैसे जा सकता है कि उस पर अगर कोई हर्बिसाइड डाल रहे हैं या जीनोबायोटिक केमिकल्स डाल रहे हैं तो वो उसमें इसका फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का कितना सिग्निफिकेंट रोल है वो डिटरमाइन कर सकता है प्रोडक्टिविटी को, क्रॉप यील्ड को। तो ये रिसर्च कि जितना ज़्यादा फ्लोएम ट्रांसलोकेट करे किसी फ्रूट को तो उतना ज़्यादा क्या होगा कि फ्रूट की डेवलपमेंट अच्छी होगी। तो ये ऐसा कुछ मैकेनिज्म निकाला जाए जिससे कि प्लांट फ्लोएम के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा शुगर को कहाँ पे ट्रांसलोकेट करे? फ्रूट के पास करें, या जो बहुत ही एसेंशियल मींस कंपोनेंट है प्लांट की वहाँ पे ज़्यादा ट्रांसलोकेट करें, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इस तरह से भी रिसर्च किए जा सकते हैं। अब किसी भी ट्रांसलोकेशन में जब ट्रांसलोकेशन होता है इन सोर्स सेल्स एलोकेशन में भी, अब जो भी सोर्स सेल्स का मतलब क्या कि अब लीफ है, लीफ में ही बन रहा है शुगर, तो वो सोर्स सेल्स हैं। ठीक है, जो लीफ हैं वहीं पे शुगर्स बन रहा है, फोटो एसिमिलेट यहीं पे बन रहे हैं, तो ये क्या है? ये सोर्स सेल्स हैं। तो ये जो सोर्स सेल्स हैं ये एलोकेशन कर सकती हैं, किस लिए? मे बी फॉर, किसके लिए ये एलोकेशन करती हैं, इनका क्या काम है? तो सोर्स सेल्स में जो भी एलोकेशन होता है वो मेटाबॉलिक यूटिलाइजेशन के लिए, मतलब कि भाई कोई ऐसे प्रोसेस चलने जहाँ पे एनर्जी चाहिए, तो उसके बिना तो मेटाबॉलिक यूटिलाइजेशन में इसको फोटो एसिमिलेट को यूज़ किया जा सकता है। सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज कंपाउंड, कोई ऐसे स्टोरेज कंपाउंड बन रहे हैं, जैसे मान लीजिए पोटैटो है, तो पोटैटो में वहाँ पे स्टार्च अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो उसको लाया गया है ना फ्लोएम ट्रांस, और आलू आपको पता है ज़मीन के नीचे होता है। ठीक है, तो वो कहाँ लीफ से जो भी उसमें फोटो एसिमिलेट बने होंगे वो सारे कहाँ पे लाए गए होंगे? आलू में जो उसका ट्यूबर होता है उसके पास लाया गया होगा, तभी तो वो स्टोरेज फॉर्म आज हमें मिल रहा है। तो वो वहां पे क्या हुआ? बहुत ज्यादा ट्रांसलोकेशन हुआ सॉल्यूट का, तभी वो स्टार्च के फॉर्म में वहां पे स्टोरेज है। तो सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज कंपाउंड, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, और जो भी इंपॉर्टेंट प्लांट के पार्ट है जहाँ पे ज़रूरत है, फ्लावरिंग है वहाँ पे ज़रूरत है, फ्रूट का डेवलपमेंट होना वहाँ पे ज़रूरत है, तो वहाँ पे ये जब सोर्स सेल्स जो भी लीफ हैं वो एलोकेशन करती है कि भाई यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है और इस फॉर्म में ज़रूरत है, तो वो वहाँ पे जाती है। अब ये ट्रांसलोकेशन अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ट्रांसलोकेशन होता है अपवर्ड ट्रांसलोकेशन। अपवर्ड ट्रांसलोकेशन का मतलब जैसे कि जर्मिनेटिंग सीड, अब कोई सीड है ना, ये सीड है यहाँ पे और ये जर्मिनेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो सीड में स्टार्च वगैरह है वही यूटिलाइज होकर, जैसे आपको हमने सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस बताया कि स्टार्च है फिर वो ग्लूकोज में चेंज होता है, फिर उसी को रेस्पिरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी शुगर है
वो स्टार्च के फॉर्म में था, फिर वो डिग्रेड हुआ, जर्मिनेटिंग सीड में ग्लूकोज के फॉर्म में आया। तो यहाँ पे क्या है, अपवर्ड ट्रांसलोकेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, अपवर्ड ट्रांसलोकेशन, मतलब कि नीचे से फूड कहाँ जा रहा है, फूड, क्योंकि अभी प्लांट तो बनाने में सक्षम है नहीं, प्लांट तो नहीं बना सकते, तो सीड के पास जो भी स्टोरेज फॉर्म में है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसको कहा जाता है अपवर्ड मीन्स सॉल्यूट ट्रांसलोकेशन। अब ये कहाँ पे होगा, जैसे जर्मिनेटिंग सीड है, एपाइसेस है ना, एपाइसेस वगैरह जो एपिकल पोर्शन है वहाँ पे इस तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। दूसरे क्या है, डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड यहाँ पे, सॉरी डाउनवर्ड नहीं लिखा है, ये डाउनवर्ड टाइप का है। डाउनवर्ड मतलब लीफ टू रूट, अगर लीफ में तो बन ही रहा है, वहां से अगर रूट में जा रहा है फोटो एसिमुलेट कार्बन, तो इसका मतलब क्या है, या जैसे सपोज हमने अभी आपको पोटैटो का एग्जांपल दिया, तो वो भी स्टोर फूड में के फॉर्म में जा रहा है, तो इसको कहा जाता है डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन। फिर एक होता है लेटरल। लेटरल मतलब प्लांट ये है, अब इसी के लेटरली या पैरेलली आपको पता है फ्रूट्स भी लगते हैं, ये लीफ हैं, इसी के पैरेलली फ्रूट्स भी लग रहे हैं, तो ऐसे केस में लेटरल ट्रांसपोर्ट होगा, तो उसको बोलते हैं, फ्रूट या सीड में ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको कहते हैं लेटरल ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन तीन तरह के हो सकते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड और लेटरल। अपवर्ड किस में होगा, जर्मिनेटिंग सीड में होगा। लीफ टू रूट में कैसा होगा, डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन होगा। लेटरल कैसा होगा, अगर किसी फ्रूट में जा रहा है तो फ्रूट तो पैरेलली ही लीफ के लगे होते हैं, तो उनको हम लोग लेटरल या रेडियल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक, तो ये ट्रांसलोकेशन के टाइप हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसमें ये देखेंगे, यहां पे कैसे पाथ को पता किया गया कि ट्रांसलोकेशन का पाथ क्या है। भाई ये तो आज की डेट में हमें पता है ना कि ट्रांसलोकेशन का पाथ फ्लोएम है, कैसे होता है, लेकिन जब इनिशियली डिस्कवरी हो रही थी तो कैसे देखा गया, तो उसके लिए एक गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसको हम लोग रिंगिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट या गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है कि सपोज ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, स्टेम दिख रहा है, इस सिस्टम में क्या किया गया है कि आपको पता है कि दो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होता है। फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, जो बार्क होता है प्लांट का, ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये फ्लोएम है, इसमें फ्लोएम होता है, और जो अंदर की तरफ होती हैं वो वुडन पार्ट होता है वो जाइलम होता है, वहां से वाटर जाता है। अब ये एपेक्स और ये बेस वाला एरिया है। फिर क्या देखा गया, एपेक्स, अब ये एपेक्स है तो मतलब लीफ वगैरह तो ऊपर ही लगी होंगी, ठीक है, ये बेस है तो यहाँ पे रूट वगैरह होंगी। तो क्या किया गया कि ऊपर के बार्क को इस वाले एरिया में देखिए, ऊपर के बार्क को निकाल दिया गया। ठीक है भाई, प्लांट था, प्लांट के ऊपर के बार्क को, जो उसकी कवरिंग होती है ब्राउन कलर की, उसको निकाल दिया गया, जाइलम बस बचा, तो फ्लोएम तो निकल गया। इसके बाद क्या देखा गया कि जो ऊपर का बार्क निकाला गया, और इसके बाद कुछ समय बाद देखा गया कि यहाँ पे स्वेलिंग हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे स्वेलिंग हो रही थी, तो इसका रीजन क्या होगा कि यहाँ पे फोटो एसिमुलेट बने और इसके बाद नीचे ट्रांसलोकेट हो रहे थे, लेकिन क्योंकि इसके नीचे तो उसको फ्लोएम मिला नहीं, तो यहाँ पे आके सारा का सारा इकट्ठा हो गया। ठीक है, फ्लोएम सैप यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया, तो इससे क्या, और एक गर्डल टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया। इसीलिए इसको कहा जाता है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, गर्डलिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे एल छूट गया, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि फिर इसकी एनालिसिस भी की गई होगी, फोटो एसिमुलेट कहाँ बनते हैं, अपर एरिया में, भाई लीफ एरिया में बनते हैं, और लीफ एरिया से फिर नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट होने का पाथ कौन है, फ्लोएम है। तो इससे ये हमें पता चल गया। तो पहला एक्सपेरिमेंट ये किया गया, और एक्सपेरिमेंट ये इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया, केमिकल एनालिसिस ऑफ बार्क, जाइलम, लीफ। सबकी केमिकल एनालिसिस की गई, बार्क की गई, जाइलम की गई, लीफ की गई। तो क्या देखा गया कि फूड का जो एक्यूमुलेशन था वो कहाँ पे था, फ्लोएम में था। तो इससे भी पता चला, फूड मतलब कि फूड प्लांट के लिए क्या है, फोटो एसिमुलेट, ट्राइओस शुगर हैं, तो उनका सबका एक्यूमुलेशन कहाँ देखा, बार्क में देखा गया। तो इससे भी पता चला कि ट्रांसलोकेशन का पाथ कौन है, फ्लोएम है। फिर तीसरा क्या किया गया कि यूज ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, रेडियो एक्टिव कंपाउंड, तो क्या किया गया, C14 जो कार्बन से CO2 को लेबल्ड कर दिया गया। और लेबल्ड करने के बाद अब इसको कि कोई प्लांट सपोज ये है और इस प्लांट को इस CO2 से इंक्यूबेट करेंगे, तो प्लांट आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस करेंगे तो CO2 को लेंगे, और CO2 को लेने के बाद अगर CO2 ही, ये तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस में मेन जो कंपोनेंट कार्बन कहाँ से मिलता है, CO2 से मिलता है, तो CO2 अगर
प्लांट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा तो उसमें जो फोटो एसिमिलेट बनेंगे, ट्राइओस शुगर बनेगा, उसमें भी कार्बन 14 का ही लेबल्ड बनेगा। और क्योंकि जब रेडियो एक्टिव लेबल्ड है तो हम उससे उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो इससे हम जहां जहां पे वो ट्रांसलोकेशन करेगा, ठीक है, अब वो फ्लोएम में जाएगा, अगर वो फोटोसिमिलेट फ्लोएम में जाएगा तो हम रेडियो एक्टिविटी के थ्रू पहचान लेंगे कि वो वही कार्बन एक्टिव कंपाउंड कहाँ कहाँ जा रहा है। तो उससे भी हम पता कर सकते हैं पाथ, कि ट्रांसलोकेशन का पाथ क्या है। तो इससे भी पता चला कि ट्रांसलोकेशन का पाथ क्या है, फ्लोएम है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट एक एफिड टेक्निक यूज किया गया। अब एफिड क्या होता है आप लोग जानते हैं, ये एक एफिड इंसेक्ट होता है और ये फ्लोएम फीडर्स होते हैं। दो तरह के एफिड्स होते हैं, एक फ्लोएम फीडर होते हैं, और एक जाइलम फीडर होते हैं। तो जो फ्लोएम फीडर एफिड था, अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये इसके स्ट्रक्चर, प्लांट का स्ट्रक्चर बनाया गया। ये प्लांट का एपिडर्मिस दिख रहा है, ये प्लांट का जो भी ये जाइलम वाला, सॉरी फ्लोएम वाला पार्ट है, और यहाँ पे जाइलम है। तो इस जो ये जो आपको दिख रहा है एफिड, ठीक है, ये जो एफिड आपको दिख रहा है, इस एफिड का एक लंबा सा स्टाइलेट होता है, ठीक है। जैसे ये अभी हमने इसके पहले भी आपको बताया कि सपोज इसका ये माउथ है तो इसका एक स्टाइलेट लंबा सा होता है, ये स्टाइलेट। और ये क्या करता है, अपने स्टाइलेट को प्लांट के फ्लोएम के अंदर इंसर्ट करता है, और जो फ्लोएम सैप में क्योंकि शुगर है, अमाइनो एसिड है, तो उसको सक करता है अपने खाने के लिए, ठीक है, फ्लोएम फीडर के लिए। तो इस टेक्निक को साइंटिस्ट ने क्या, उन लोगों ने उसको एज ए डिटेक्ट करने के लिए कि वो फ्लोएम सैप कहाँ बनता है, इसको डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने इसके साथ थोड़ा सा अत्याचार कर दिया। क्या किया कि जिस समय ये फीड कर रहा था उस समय इसका स्टाइलेट कट कर दिया, ठीक है। जब स्टाइलेट कट कर दिया तो क्योंकि एक प्रेशर क्रिएट होगा, तो जो कट वाला स्टाइलेट था वहां से क्या निकलेगा, सैप निकलेगा, और इस सैप की एनालिसिस की गई। तो जब सैप की एनालिसिस की गई तो इसमें क्या देखे गए, फोटो एसिमिलेट देखे गए, क्योंकि ये पता था कि ये फ्लोएम फीडर है, तो ये फ्लोएम में ही जाके इस स्टाइलेट को अपना इंसर्ट किया होगा। तो फ्लोएम के थ्रू ही इसके स्टाइलेट में जो भी कंपोनेंट होगा वो फ्लोएम में पाया जाने वाला कंपोनेंट होगा। तो इससे ये पता चल गया कि इसका जो ट्रांसलोकेशन होता है सॉल्यूट्स का, वो कहाँ होता है, फ्लोएम से होता है, ठीक है। समझ में आई बात, ये सारे एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहे हैं। सारे एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहे हैं, हाँ, ठीक। तो इस तरीके से ये ट्रांसलोकेशन का पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक, क्योंकि अब हम लोगों ने ये तो सब इनिशियल एक्सपेरिमेंट किए गए थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग को पहले फ्लोएम का स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब फ्लोएम इतना इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहा है, सॉल्यूट को ट्रांसलोकेट कर रहा है, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में तो हमें पता होना चाहिए। तो फ्लोएम की अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लोएम नाम एक वर्ड होता है फ्लूस। फ्लूस किसको कहा जाता है, बार्क को कहा जाता है, क्योंकि फ्लोएम कहाँ पाया जाता है, बार्क में पाया जाता है। और बार्क का नाम दूसरे उसमें बोला जाता है, ग्रीक वर्ड है शायद फ्लूस। तो फ्लूस की वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया, फ्लोएम रख दिया गया। अब फ्लोएम की हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, लिविंग सेल्स, बट इन मैच्योरिटी डज नॉट हैव न्यूक्लियस, ठीक। तो फ्लोएम में मतलब एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। तो जब ये मीन्स स्टार्टिंग में तो इसके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब मैच्योरिटी पे पहुंचता है तो अपने न्यूक्लियस को लॉस कर देता है। यहाँ पे देखिए सीव ट्यूब जो दिख रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं भी आपको न्यूक्लियस इस वाले पोर्शन में नहीं दिखेगा, तो ये मैच्योर हो गया। द 4 काइंड ऑफ सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, मतलब कि जो भी ये आपको फ्लोएम का स्ट्रक्चर दिखता है तो 4 काइंड ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। एक होता है सीव ट्यूब, वो 4 सेल्स कौन कौन से होते हैं, एक सीव ट्यूब होता है, दूसरे कंपेनियन सेल्स होते हैं, तीसरा फाइबर फ्लोएम फाइबर्स होता है, और तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं। तो सीव ट्यूब, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये सीव ट्यूब है। ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ये सीव ट्यूब है, ठीक है। इसके बाद जो आज में ये देखिए, ये कंपेनियन सेल्स हैं, जो ये वाली सेल्स दिख रही है ये कंपेनियन सेल्स हैं। तो आपको क्या समझना है,
कि ये वाला स्ट्रक्चर हमारा सीव ट्यूब है, ये हमारी कंपेनियन सेल्स हैं, और उसके आसपास में जो सेल्स होती हैं वो फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, और यहाँ पे जो सीव ट्यूब होते हैं यहाँ पे कभी कभी कुछ फाइबर्स होते हैं, उनको फ्लोएम फाइबर्स कहा जाता है। तो कोई भी फ्लोएम में 4 तरह के सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। लेकिन मेजर फॉर्म में अगर फ्लोएम के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग 2 ही सेल्स को कंसीडर करते हैं, एक होता है सीव ट्यूब, ये जो सीव ट्यूब सेल्स होती है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स बोलते हैं, सीव ट्यूब मेंबर्स बोलते हैं, इनके बहुत सारे नाम हैं। तो ये होता है, और दूसरा कंपेनियन सेल्स। द फ्लोएम टिश्यू, यहाँ पे क्या लिखा था, फ्लोएम टिश्यू इज द कंडक्टिंग सेल्स, कंडक्टिंग सेल्स है, हम आपको पता है। तो उसमें जो कंडक्टेंस करता है, मतलब कि क्योंकि सॉल्यूट भी तो कंडक्टेंस होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट हो रहा है, फाइटोहार्मोन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट हो रहा है, तो जो ये कंडक्शन कर रहा है वो किसके थ्रू होता है, सीव एलिमेंट की वजह से होता है। तो जो भी ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सीव ट्यूब सेल्स हैं, और इन्हीं को कहा जाता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ऑल्सो नोन एज सीव ट्यूब। द सीव एलिमेंट इज एन इलोंगेटेड रैंक ऑफ इंडिविजुअल सेल्स कॉल्ड सीव ट्यूब मेंबर्स अरेंज एंड टू एंड, मतलब कि जब ये सीव ट्यूब थोड़े इलोंगेटेड वर्जन में होते हैं तो इसी को बोला जाता है सीव ट्यूब एलिमेंट। तो सीव ट्यूब एलिमेंट या सीव ट्यूब एक ही बात है, ठीक, वो इलोंगेटेड हो जाते हैं तो उनको सीव ट्यूब एलिमेंट कहा जाता है। और ये एंड टू एंड मीन्स इनका अरेंज होता है, मतलब आप यहाँ पे देखिए एक सीव ट्यूब का यहाँ पे, दूसरा सीव ट्यूब यहाँ पे, तो एक ये हो गया, दूसरा सीव ट्यूब यहाँ होगा, तीसरा यहाँ पे होगा, तो इस तरह से इनका मीन्स अरेंजमेंट होता है। द फ्लोएम ट्रांसलोकेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल डिटरमाइनिंग प्रोडक्टिविटी, क्रॉप यील्ड एंड इफेक्ट। हाँ, मतलब कि अब आपको ऑलरेडी बता चुकी कि फ्लोएम ट्रांसलोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसके थ्रू ही प्लांट की प्रोडक्टिविटी और उसकी यील्ड डिटरमाइन होती है। तो ये इसका फ्लोएम का मतलब आपने स्ट्रक्चर देखा। तो फ्लोएम के स्ट्रक्चर में आपको क्या समझना है कि मेजर फॉर्म में इसमें मतलब 2 तरह की सेल्स है, एक सीव ट्यूब और एक कंपेनियन सेल्स, लेकिन इसके साथ साथ फ्लोएम पैरेन्काइमा भी पाए जाते हैं और फ्लोएम फाइबर भी पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सीव ट्यूब होती है वही इलोंगेटेड होकर सीव ट्यूब एलिमेंट बनाती हैं, और उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, स्टार्टिंग में न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन हो सकता है। और इसके बाद यहाँ पे पैरेन्काइमा सेल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ पाए जाते हैं पी प्रोटीन्स, इस पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, पी प्रोटीन्स होते हैं, और कुछ कैलोस होते हैं। तो पी प्रोटीन्स क्या होते हैं, पी प्रोटीन एक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो कि सीव प्लेट और सीव ट्यूब एलिमेंट में जो मैच्योर हो जाते हैं वहां पे ये ऐसे ही साइड में वॉल में पड़े रहते हैं, ठीक है, वॉल में पड़े रहते हैं। मतलब कि सपोज कि ये आपका है सीव ट्यूब एलिमेंट, तो यहाँ पे ये साइड में ऐसे ही पड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे साइड में ऐसे ही पड़े हैं, कौन, पी प्रोटीन, ठीक है। अभी इनकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी इंजरी हो जाए, द पी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन पोर ऑफ सीव प्लेट सीव ट्यूब एलिमेंट ऑफ मैच्योर सीव एलिमेंट प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। कहाँ पे पाए जाते हैं, पी प्रोटीन एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था पी प्रोटीन पर, जिसमें कि ये पूछा गया था कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का कुछ एक ऐसे करके स्टेटमेंट था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ऐसा ही था। तो आपको क्या याद रखना कि पी प्रोटीन एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, ऑल डाइकॉट और मोनोकॉट, बट एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में पी प्रोटीन नहीं पाए जाते। पी प्रोटीन फॉर्म अ जेल, पी प्रोटीन जेल लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। In intact sieve element, P element located along inner wall and do not block the pore. They form plug in sieve plate only when case of injury. अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब, हाँ एक चीज हम आपको यहाँ पे और बताना चाहेंगे कि जब यहाँ पे एंड टू एंड सीव ट्यूब एलिमेंट का मीन्स ज्वाइनिंग होता है तो यहाँ पे एक प्लेट जैसा बनता है, ठीक। ये तो सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये एक प्लेट जैसा बन रहा है, और इस प्लेट जैसे में होते हैं पोर्स, ठीक है। इस प्लेट में क्या होते हैं, पोर होते हैं, तभी तो सॉल्यूट यहाँ पे ट्रांसफर हो पाएगा। ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना है, एक सीव ट्यूब दूसरे सीव ट्यूब से जब जोड़ रही तो यहाँ पे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना है, उस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं पोर, तो वो इसीलिए इसको सीव प्लेट भी कहते हैं, सीव प्लेट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें छन्नी के जैसे छेद होते हैं, जिससे ही जो फोटो एसिमुलेट है वो क्या होते हैं कि यहाँ से आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ तो ब्लॉकेज हो जाएगा। हाँ, अब क्या होता है कि जो पी प्रोटीन है, पी प्रोटीन नॉर्मली तो ऐसे ही अपने
इनर वॉल में पड़ी हुई हैं, लेकिन प्लांट को कोई इंजरी हो गई। अब प्लांट को कोई इंजरी हो गई तो ये पी प्रोटीन जेल लाइक स्ट्रक्चर बना के इन पोर्स में आपको क्या करती है, ब्लॉक करने में हेल्प करती है, ठीक है, ब्लॉक करने में हेल्प करती है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अगर फोटो एसिमुलेट ऊपर से आ रहा है और नीचे कोई डैमेज है, तो अगर वो चला गया तो आगे चल के वो फोटो एसिमुलेट, अगर प्लांट नीचे डैमेज है तो वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, प्लांट वो जो फोटो एसिमुलेट बने वो मीन्स कि खत्म हो जाएंगे, मतलब वो बाहर जा सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, वो यूटिलाइज ही नहीं हो पाएंगे क्योंकि प्लांट डैमेज है। तो ऐसे केस में क्या हो कि पी प्रोटीन इनको ब्लॉक कर दे, जिससे कि फोटो एसिमुलेट नीचे ही ना जा पाए जहां डैमेज एरिया है। तो वहां पे जब नहीं जाएगा तो फिर वो जो फोटो एसिमुलेट है वो उसको सेव किया जा सकता है। तो इसलिए ये पी प्रोटीन जब इंजरी होती है किसी प्लांट में और फोटो मीन्स की ट्रांसलोकेशन हो रहा है, तो उस समय उसको ब्लॉक करने के लिए ये पी प्रोटीन्स होते हैं। तो ऐसे नॉर्मल कंडीशन में जब कोई भी ऐसी मतलब खराब परिस्थितियां नहीं हैं, तो उस समय तो ये नॉर्मली ऐसे ही अपना पड़े रहेंगे। लेकिन जब भी कोई ऐसी कंडीशन आएगी कि इंजरी हो गया, तो उस समय ये यहाँ पे जेल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और जिससे कि वो क्या होता है कि उस समय टाइम बीइंग वो सीप जो प्लेट है वो ब्लॉक हो जाएंगी, जिससे कि फोटो एसिमुलेट नीचे नहीं जा पाएंगे, वेस्ट नहीं होगा। और इसी तरीके से कैलोज होते हैं। तो कैलोज क्या होते हैं, बीटा-1,3 ग्लूकैन, जो कि सीव ट्यूब एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये डिपॉजिट होके जो सीव ट्यूब एलिमेंट के पोर है उनके साइज को रिड्यूस करा देते हैं, ठीक है। और वो कब कराएंगे, जब कोई फिर से कोई अब जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि अभी आपको पता है जब कोई प्लांट है, अभी इसमें फ्रूट नहीं लग रहे हैं, जब इसमें फ्रूट लगेंगे तो उस समय ज़्यादा ट्रांसलोकेशन होना चाहिए, और जब फ्रूट नहीं अभी लग रहे तो वहाँ ट्रांसलोकेशन ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो ये कैसे मैनेज किया जाता है, तो एक कैलोस होता है। कैलोस क्या करता है कि जो सीव ट्यूब हैं, जो सीप प्लेट होती है उनके बीच के जो पोर होते हैं, वहां पे कैलोस क्या करता है, आके उसके जो पोर साइज होते हैं उनको रिड्यूस करा देता है। और जब पोर साइज रिड्यूस हो जाएंगे तो ऐसे केस में क्या होगा कि ट्रांसलोकेशन धीरे धीरे होगा। द बीटा-1,3 ग्लूकैन प्रेजेंट इन सीव ट्यूब एलिमेंट डिपोजिशन लीड टू रिडक्शन ऑफ साइज सीव ट्यूब एलिमेंट, देयर बाय रिटार्डेशन ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट ऑनसेट ऑफ सीजन। जब पर्टिकुलर सीजन उस फ्रूट मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में उसने ब्लॉक करा दिया, अब जब फ्रूटिंग होगी तो उस समय फिर क्या होगा, उस सीजन में उसको खोल दिया जाएगा, तो फिर ट्रांसलोकेशन ज्यादा होने लगेगा, ठीक। और ऑल्सो ऑफ इन डैमेज सीव एलिमेंट, तो दोनों में, एक तो सीजनल ऑनसेट में भी काम कर रहा है, दूसरा अगर डैमेज हो गया तो उस केस में भी काम करेगा। तो समझ में आई बात कि पी प्रोटीन का काम क्या है और कैलोस का काम क्या है। पी प्रोटीन भी इनर वॉल में रहती है, जब कोई इंजरी हुई वहां पे सोल्यूट ट्रांसलोकेशन हो रहा है, अगर इंजरी पार्ट में सोल्यूट ट्रांसलोकेशन होगा तो वो लीक कर जाएगा, तो उस लीकेज से बचाने के लिए उसमें पी प्रोटीन जेली लाइक स्ट्रक्चर करके सीव ट्यूब एलिमेंट को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे कि फोटो एसिमुलेट इंजरी वाले पार्ट में नहीं आ पाता है। कैलोस क्या करता है कि कोई पर्टिकुलर सीजन है जहां पे अभी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस समय उस सीव ट्यूब एलिमेंट के साइज को, मतलब कि जो सीव एलिमेंट है उसके साइज को छोटा कर दिया जाता है, पोर साइज को, जिससे कि ज़्यादा सॉल्यूट ट्रांसलोकेट ना हो, कम हो। तो इस तरह से ये काम करते हैं। समझ में आया? अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो ये हम लोग सीव ट्यूब, हम लोगों ने फ्लोएम के स्ट्रक्चर देखे, तो फ्लोएम के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने कंपेनियन सेल्स देखे, जो कि सॉल्यूट ट्रांसलोकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मीन्स कि एक तो सीव ट्यूब एलिमेंट है जहां से ट्रांसलोकेशन हो रहा है, उसके बगल में एक कंपेनियन सेल्स, नाम से ही पता चल रहा है, कंपनी दे रहे हैं तो इनको कहते हैं कंपेनियन सेल्स। तो प्लांट में कंपेनियन सेल्स 3 तरह के होते हैं। एक ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स होते हैं जो कि क्या कराते हैं, मतलब जिसमें क्या होता है, प्लाज्मा डेस्मेटा विद मेसोफिल सेल्स, सिम्प्लास्ट एज वेल एज एपोप्लास्ट फ्लोएम लोडिंग। ये कंपेनियन सेल्स हैं और ये सीव ट्यूब एलिमेंट है, तो इनके बीच में तो कनेक्शन होगा ही, ठीक है, इनके बीच में तो कनेक्शन होगा ही। साथ में इसमें क्या होता है कि जो और सराउंडिंग सेल्स है, यहाँ पे बाहर सराउंडिंग सेल्स हैं, इनके बीच में कनेक्शन होगा कि नहीं, इस पर डिपेंड करता है ये कौन से टाइप के कंपेनियन सेल्स हैं। तो जो ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स हैं उनमें क्या होता है, प्लाज्मा डेस्मेटा विद मेसोफिल सेल्स, सिम्प्लास्ट एज वेल एज एपोप्लास्ट फ्लोएम लोडिंग होती है कंपेनियन। तो यहाँ पे क्या होता है, एपोप्लास्ट हाई होता है, ठीक है, एपोप्लास्ट हाई होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट है और ये कंपेनियन सेल्स, इनके बीच में तो प्लाज्मा डेस्मेटा के थ्रू कनेक्शन होगा ही होगा।
अब जो ये सराउंडिंग सेल्स है, यहाँ पे इनके बीच में कनेक्शन कम होता है, इनके बीच में कनेक्शन नहीं होता है। इनके बीच में कनेक्शन नहीं होगा तो फिर इसमें कैसे सराउंडिंग सेल्स से कनेक्शन होता है? एपोप्लास्ट के थ्रू होता है। इसको प्लाज्माडेस्माटा के जो थ्रू होता है उसको सिम्प्लास्ट कहते हैं। तो कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब के बीच का तो कैसा है? सिम्प्लास्ट है। लेकिन जो सराउंडिंग सेल्स और कंपेनियन सेल्स के बीच का जो मीन्स कनेक्टिंग मैकेनिज्म है वो क्या है? एपोप्लास्ट है, सिम्प्लास्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा? ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स में एपोप्लास्ट कनेक्शन ज्यादा होता है। फिर अगर हम लोग ट्रांसफर मीन्स की कंपेनियन सेल्स की बात करें तो यहाँ भी एपोप्लास्ट ज्यादा होता है। इंटरमीडिएट कंपेनियन सेल्स में क्या होता है कि जो सराउंडिंग सेल्स और इनके बीच में ये वाले मैकेनिज्म पाए जाते हैं, मीन्स कि ये सिम्प्लास्टिक भी एसोसिएशन होता है, तो वो इंटरमीडिएट कंपेनियन सेल्स में आते हैं। तो कंपेनियन सेल्स का मतलब यह है कि जो सीव ट्यूब एलिमेंट से कनेक्टिंग टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिंग टिश्यू है, वो कनेक्टिंग होगा सिम्प्लास्ट के थ्रू। मतलब कि जब एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म प्लाज्माडेस्माटा के थ्रू कनेक्ट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं, मीन्स कनेक्शन बोल दिया, सिम्प्लास्ट बोल दिया। अब जो सराउंडिंग सेल्स हैं तो सराउंडिंग सेल्स से कनेक्शन के अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए। तो अगर सराउंडिंग सेल्स से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, मतलब कि साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म कनेक्शन नहीं है, तो एपोप्लास्टिक कनेक्शन होगा। एपोप्लास्टिक मतलब जो सेल वॉल के थ्रू कनेक्शन होता है, तो उसको वो किस में पाया जाता है? ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स और ट्रांसफर कंपेनियन सेल्स में, ये दोनों ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट कंपेनियन सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि सीव ट्यूब एलिमेंट से कंपेनियन सेल्स का कनेक्शन तो है ही, और साथ में जो कंपेनियन सेल्स हैं उनका कनेक्शन सराउंडिंग सेल्स से भी है। तो इस तरह से ये कंपेनियन सेल्स 3 तरह के पाए जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि जो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, जब स्टार्टिंग में जब इसका शुरुआत हुआ था तो ये कैसे मैकेनिज्म पता किया गया कि फ्लोएम ट्रांसलोकेशन पैसिव है, एक्टिव है, ये क्या है? तो बहुत लोगों ने बहुत डिफरेंट थेरीज दी थी, ठीक है। तो सबसे पहले पैसिव ट्रांसलोकेशन हम लोग देखते हैं। तो पैसिव ट्रांसलोकेशन में पहले ये दिया गया कि एक डिफ्यूजन थेरी होती है, ठीक है, डिफ्यूजन थेरी होती है। अब डिफ्यूजन थेरी में ये बताया गया कि जो मीजोफिल सेल्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। मीजोफिल सेल्स में कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक। अब फिर क्या होता है कि क्योंकि मीजोफिल सेल्स में कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो जो सीव ट्यूब एलिमेंट हैं वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसकी वजह से डिफ्यूजन होता है, इसकी वजह से डिफ्यूजन होता है। पहला थ्योरी ये दिया गया, डिफ्यूजन थ्योरी। तो डिफ्यूजन थ्योरी में ये बताया गया कि मेसोफिल सेल्स में कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सीव ट्यूब में कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इस तरह से ये ट्रांसलोकेट हो जाते हैं। पहला ये दिया गया। तो फिर इसके लिए ऑब्जेक्शन ये लगाया गया कि ट्रांसलोकेशन एक फास्ट प्रोसेस है और ये डिफ्यूजन तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तो इसलिए इस थ्योरी को कट कर दिया गया। समझ गए बात को कि क्योंकि ट्रांसलोकेशन एक फास्ट प्रोसेस है और ये वाला जो होता है डिफ्यूजन तो स्लो ही होता है, तो इसलिए इस थ्योरी को कट कर दिया गया। इसके बाद फिर दूसरा रखा गया, दूसरी थ्योरी आई एक्टिवेटेड डिफ्यूजन थ्योरी। अब ये सब पैसिव ट्रांसलोकेशन में आ रही। पैसिव ट्रांसलोकेशन का मतलब जहाँ एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। एक्टिवेटेड डिफ्यूजन थ्योरी, एक्टिवेटेड डिफ्यूजन थ्योरी में ये बताया गया कि जो सीव ट्यूब प्रोटोप्लाज्म होता है वो एक्सेलरेट करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को बाय एक्टिवेटिंग डिफ्यूजिंग पार्टिकल और बाय रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्मा इन पाथ ऑफ डिफ्यूजन। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने ये बोला कि सपोज कि जो सीव ट्यूब एलिमेंट है ना, सीव ट्यूब एलिमेंट है, उनमें जो साइटोसॉल पाया जाता है उनमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं ट्रांसलोकेशन को। समझ रहे बात को कि सीव ट्यूब के प्रोटोप्लाज्म में कुछ ऐसे मीन्स की पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि डिफ्यूजन को एक्टिवेट करा देते हैं। अब ये बताइए कि कोई भी चीज को अगर एक्टिवेट कराया जा रहा है तो इसका मतलब कि उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला कि ये तो पैसिव कैटेगरी में आ रहा है, तो इसलिए इस थ्योरी को भी कट कर दिया गया। एक्टिवेटेड डिफ्यूजन थ्योरी, डिफ्यूजन थ्योरी तो कट हो गई क्योंकि वो स्लो प्रोसेस शो कर रहा था। फिर इसके बाद कहा गया कि भाई डिफ्यूजन प्रोसेस तो है लेकिन एक्टिवेटेड है क्योंकि जो सेल्स हैं, सीव ट्यूब सेल्स हैं, वहां पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि डिफ्यूजन के प्रोसेस को एक्सेलरेट करा देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो फिर दूसरा क्वेश्चन मार्क ये आया कि जब कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी मॉलिक्यूल की एक्टिविटी को या डिफ्यूजन को बढ़ा रहा है तो इसका मतलब वहाँ एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट है, और अगर एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट है तो ये पैसिव ट्रांसलोकेशन तो हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए ये थ्योरी भी कट हो गई। फिर दूसरा आया इंटरफेशियल
इंटरफेशियल फ्लो हाइपोथेसिस। इंटरफेशियल फ्लो हाइपोथेसिस में यह बताया गया कि कुछ ऐसे सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्युबल फॉर्म में रहते हैं जो कि क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इंटरफेस, सपोज कि ये सेल है, सेल में ये सपोज मान लीजिए सीव ट्यूब सेल्स है और ये यहाँ पे टोनोप्लास्ट मतलब कि वैक्यूल है। तो ये बोला गया कि जो मतलब इसमें कुछ ऐसे, मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसे सॉल्युबल सॉल्यूट मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जो कि इनके बीच में एक इंटरेक्शन कराते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्लो बढ़ता है, ऐसा बताया गया। इंटरफेशियल फ्लो हाइपोथेसिस, इंटरफेशियल मतलब कि दो चीजों का फेस मीन्स एक दूसरे से कनेक्शन शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे बोला गया कि जैसे टोनोप्लास्ट वैक्यूल का एक फेस था और एक सीव ट्यूब एलिमेंट का फेस था, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा था जिसकी वजह से फ्लो होता है। तो इसको कहा गया कि इस हाइपोथेसिस के थ्रू माना गया। तो फिर इसमें यह बोला गया कि ऐसा फ्लो, तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि जब दोनों तरफ इंटरफेशियल हो रहा है तो फ्लो जरूरी है कि सीव ट्यूब में ही हो, तब तो टोनोप्लास्ट में भी फ्लो हो जाना चाहिए। तो ये बाई डायरेक्शनल फ्लो हो सकता है, एक तरफ फ्लो नहीं हो सकता है। तो फिर इसलिए इस थ्योरी को भी कट कर दिया गया। फिर नेक्स्ट थ्योरी आई प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है। आज की डेट में यही थ्योरी नोन है सॉल्यूट ट्रांसलोकेशन के लिए, और इसके पीछे बहुत मैकेनिज्म है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का इन्वॉल्वमेंट है, वाटर पोटेंशियल का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसको तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी वैलिड थ्योरी है, ठीक है, वैलिड है। लेकिन इसके बाद तो उस समय प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस दिया गया था। फिर अब तो ये तो हमारी मतलब मानी वाली थ्योरी जो हम लोग आज मानते हैं, जो सही है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों ने इसका हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे, एक्टिव ट्रांसलोकेशन की बात की गई। तो एक्टिव ट्रांसलोकेशन में एक थ्योरी ये दी गई इलेक्ट्रोऑस्मोटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोऑस्मोटिक थ्योरी का मतलब कि सपोज कि ये सीव प्लेट है जहाँ पे बीच बीच में पोर हैं और ये सीव ट्यूब एलिमेंट हैं। तो ये बोला गया कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि वाटर की प्रेजेंस में आयनाइज हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए पोटेशियम आयन है, ठीक है। अब ये आयंस क्या करेंगे, शुगर्स को अपने साथ लेके नीचे आ जाते हैं। तो फिर ये हुआ कि जब ये आयंस लेके आ सकते हैं तो नेगेटिव आयन भी तो इन्वॉल्व होंगे, तो इसलिए इस थ्योरी को भी कट कर दिया गया। मतलब कि ये बोला गया कि शुगर मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में और एडहेयर कर जाते हैं K+ आयन पे। ऐसा बोला गया कि जो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और K+ के ऊपर एडहेयर हो जाते हैं, और जहाँ जहाँ K+ जाता है वहाँ वहाँ ये शुगर मॉलिक्यूल जाते हैं। तो फिर इसको नहीं माना गया वैलिड, क्योंकि फिर नेगेटिव आयन कहाँ, उसका क्या रोल था। तो फिर इसलिए इस थ्योरी को कट कर दिया गया। फिर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग थ्योरी, ये बोला गया कि जहाँ जहाँ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग थ्योरी चलती है, मतलब कि जहाँ जहाँ पे प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीम करेंगे, मतलब स्ट्रीम का मतलब जहाँ जहाँ जाएंगे तो वहाँ वहाँ पे सॉल्यूट भी जाएंगे। तो ये अब जो मैच्योर सीव ट्यूब होता है वहाँ पे तो न्यूक्लियस नहीं है, वहाँ पे तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स नहीं हैं। तो फिर वहाँ पे मैच्योर सीव ट्यूब में क्या होगा कि वहाँ पे तो प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस थ्योरी को भी कट कर दिया। ये ट्रांससेलुलर सेलुलर स्ट्रीमिंग थ्योरी बताई। इस थ्योरी में ये बताया गया कि ट्रांससेलुलर स्ट्रैंड्स परमिएबल टू द शुगर, मतलब कि कुछ ऐसे स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि शुगर्स के लिए परमिएबल होते हैं और शुगर्स क्या होती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में क्या आता है, माइक्रोफ में, कि कुछ माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, या फ्लैजला होते हैं जिनके थ्रू शुगर्स का ट्रांसलोकेशन होता है। तो इस तरह से ये सारे थ्योरीज बताए गए। लेकिन ये सब थ्योरीज कुछ एक्टिव में बताए गए, एक्टिव प्रोसेस में बताए गए जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, कुछ पैसिव में बताए गए। फिर अल्टीमेटली फ्लोएम का जो ट्रांसलोकेशन था वो बाद में समझाया गया कि वो प्रेशर फ्लो, या जिसको हम लोग मास फ्लो हाइपोथेसिस के थ्रू होता है। तो इस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म जो भी इसकी डिस्कवरी थी हमने उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे इसका कि कैसे कैसे ट्रांसलोकेशन